everyone, I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering all the concept of biology. तो आज तो दशहरा है और तुम लोग दशहरा मेला देखने गए कि नहीं यार? So let's start today's topic, which is human excretory system पढ़ेंगे आज हम. बेसिकली किडनी वगैरह के बारे में जानेंगे. देखो यार, हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनियाँ होती हैं. हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं? दो. ठीक है, किसी के पास एक तो नहीं है. ओके, वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा. ठीक है, ये याद रखना है कि यार कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में. अब देखते हैं किडनी. पहली बात तो आपके पास दो किडनी होती हैं, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है. ठीक है, द राइट किडनी सिचुएटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी. क्या होता है ना, जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है कंपैरेटिव टू लेफ्ट किडनी. ऐसा क्यों होता है? देखो यार, क्योंकि ना ऊपर आपका जो राइट किडनी है उसके ऊपर आपका लीवर होता है. लीवर आपका राइट साइड पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसलिए ताकि लीवर आराम से आ सके, इस वजह से जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है. तो याद रखना है कि राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है. फाइन. बोथ द किडनी आर एसोसिएटेड विद द इनर डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. हमेशा याद रखना कि जो किडनीज है वो आपके वेंट्रल साइड पे नहीं होती. ठीक है, जहाँ पे आपका इंटेस्टाइन होता है. ऐसे नहीं सोच लेना कि यार इंटेस्टाइन के नीचे किडनी प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं होता. जो किडनीज होती हैं वो आपके बैक साइड पे होती है, पीछे रेट्रोपेरिटोनियल होती है, वो तुम आगे बाद में पढ़ोगे. ठीक है, तो कहाँ पे होती है? इनर डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. आपका जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो पीछे वाला पार्ट है, अब ये वाली कैविटी पूरी ऐसे बड़ी सी है, उसका एक वेंट्रल पार्ट होगा, एक डॉर्सल पार्ट होगा. डॉर्सल पार्ट पीछे वाला, वो जो पीछे वाला है डॉर्सल जो वॉल है उसकी जो मान लो डॉर्सल साइड है तो उसकी इनर वॉल भी तो होगी, उसके अंदर वाली वॉल, तो वहाँ पे आपकी किडनी लोकेटेड होती है विद द इनर डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. They are located at the level of T12 to L3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पर आपकी किडनी लोकेटेड होती है, किस वर्टिब्रल लेवल पे होती है. T12 से L3 मतलब कि जो हमारी वर्टिब्राज होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होती है. ठीक है, तो T12 से लेकर के L3 तक, इस लेवल तक T12 से L3 तक किडनी प्रेजेंट होती है वहाँ पर. क्योंकि हर ऑर्गन्स हम मतलब कुछ ऑर्गन्स हम ऐसे देखते हैं कि वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं उनकी लोकेशन. ठीक है, अब साइज की बात कर लेते हैं. साइज ऑफ अडल्ट किडनी, लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर, वेट 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, और कितना वेट होता है एवरेज? 120 से 170 ग्राम. चलो अब किडनी का डायग्राम देखते हैं. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ. पहले तो देखो, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन प्रोटेक्टेड होता है. ठीक है, उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ऐसे ही किडनी भी अच्छे से प्रोटेक्टेड है. देखो यार, सबसे आउटसाइड जो लेयर होती है वो होती है रीनल फेशिया. ठीक है, उसकी, और ये याद रखना, रीनल फेशिया में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. रीनल फेशिया आपका बना होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये मैंने पढ़ा रखा है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में. ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में आपको सारे टिश्यूज बता रखे हैं. ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड लेयर आपकी आती है एडिपोज कैप्सूल. एडिपोज कैप्सूल है मतलब एडिपोज है, जाहिर सी बात है एडिपोज टिश्यू होगा. एडिपोज टिश्यू फैट वैट से ही होता है. तो देखो यार, ये क्या करता है? ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है और उसको कुशन प्रोवाइड करता है तकिए की तरह. ठीक है, अब ये वाली जो है, ये जो थर्ड लेयर है, ये है हमारे रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल क्या करता है? देखो, जो रीनल कैप्सूल है वो किडनी के ज़्यादा पास है, मतलब अंदर साइड में है. ठीक है, तो ये किडनी के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करेगा. ऐसे ही जो आपका रीनल फेशिया होता है वो आपके जो डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होते हैं वो उसके कॉन्टैक्ट में होता है बाहर की साइड, और जो रीनल कैप्सूल है वो अंदर की साइड है. तो जाहिर सी बात है वो इनर वॉल ऑफ किडनी के टच में ज़्यादा है. ठीक है, तो उसी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा. फाइन. अब क्या होता है, आपके किडनी के दो मेजर पार्ट्स होते हैं. एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला. कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है. ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल और डीसीटी प्रेजेंट होता है. ये आपको याद रखना है. आपके आउटर कॉर्टेक्स में पीटीसी, बोमेंस कैप्सूल और डीसीटी आता है. ठीक है, होता क्या है, जो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो है, जो मेडुला वाला रीजन है, जो आपका मेडुला होता है वो पिरामिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड. ठीक है,
होता क्या है, ये जो बेसिकली आपका कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में ना ऐसे घुस जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनाई, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर जाता है उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनाई। ये बहुत पूछा जाता है नीट में, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टनाई क्या है, ठीक। अब देखो, अब मेडुलरी पिरामिड पे आते हैं। ये आपका जो मेडुलरी पिरामिड है, ठीक, ये खुलता है आपके माइनर कैलेक्स में। ये वाला रीजन जो है इसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं, वो रीजन जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड ओपन हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका माइनर कैलेक्स जिसका नंबर 5 से 7 होता है। अब माइनर कैलेक्स आगे आकर के मेजर कैलेक्स बनाते हैं जिनका नंबर होता है 2 या 3, ठीक है। मान लो ये 2 माइनर कैलेक्स हैं, थोड़ा आगे एक्सटेंड होकर के मेजर कैलेक्स बनाते हैं, ठीक। अब सारे जो मेजर कैलेक्स होते हैं वो आकर के थोड़ी वाइडर कैविटी में खुलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। फिर आपका रीनल पेल्विस फर्दर आपका यूरेटर में ओपन होता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका यूरेटर में ओपन हो जाता है। अब देखो ये वाला जो रीजन है, ये जो कॉनकेव नॉच है, इसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम जो होता है आपका कॉनकेव नॉच होता है जहाँ से यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेव, नर्व फाइबर्स किडनी में एंटर करते हैं, फाइन। अब मेडुलरी पिरामिड में बेसिकली आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है। अब लूप ऑफ हेनले ऐसे बहुत पेन शेप्ड होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फोल्डिंग्स होते हैं, तो इस वजह से ये किडनी को स्ट्राइटेड अपीयरेंस देता है, फाइन। अब ये आपका जो रीनल पेल्विस आपके यूरेटर में खुलता है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसको ऐसे ही अपने अंतर्मन में बसा लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो यार, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी से आपका जो यूरेटर होता है वो निकलता है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है, ये दोनों यूरेटर की ओपनिंग आपकी यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है और जो यूरेथ्रा है उसकी भी एक ओपनिंग यहाँ पर होती है। तो तीनों मिलकर के ट्राइंगल बनाते हैं, तीनों ओपनिंग्स मिलकर के, तो उसी को हम बोलते हैं ट्राइगोन, फाइन। अब यहाँ पर देखो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये, इसमें होते हैं डेट्रूसर मसल्स। ये जो डेट्रूसर मसल्स होती हैं ये बेसिकली स्मूथ मसल्स ही होती हैं, ठीक। डेट्रूसर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 500 से 700 ml का जो यूरिन है वो होल्ड कर सकता है। तीसरा है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में 2 तरह के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, और नीचे आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो यूरेथ्रा होता है फीमेल के अंदर बेसिकली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और वो सिर्फ यूरिन कैरी करता है, लेकिन मेल के अंदर ये 20 सेंटीमीटर होता है और यूरिन और सीमेन या स्पर्म दोनों ही कैरी करता है, ठीक। आपका जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ये स्केलेटल मसल का बना होता है, ये याद रखना है, ठीक है। इतना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डीप में तुम्हें इनके बारे में नहीं जानना है, दिस इज़ मोर देन इनफ। सो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। और पता है मैंने एक केस सुना अनुराग का, आई थिंक उसका इस बार सिलेक्शन हो गया था 1475 ओबीसी कैटेगरी में, रैंक भी थी और एंड ही जस्ट डाइड। तो यार मुझे ना एक चीज़ देखो, मुझे नीट का प्रेशर बहुत अच्छे से पता है, मुझे पेरेंट्स का प्रेशर अच्छे से पता है, मुझे सोसाइटी का प्रेशर भी अच्छे से पता है। तुम लोग अपने दिमाग में, हम सभी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम ये बना लेते हैं कि भाई एमबीबीएस ही सब कुछ है, नहीं मिला तो ख़त्म सब कुछ, कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद भी यही चीज़ सोचती थी, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आते थे कि नहीं मिला तो क्या होगा मेरी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मुझे नहीं रहना है घर में, ब्ला 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 ब्ला। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अपने मतलब कोई तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में ज़रूर रखना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों अगर वो आपको समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो कोई दोस्त या कोई भी फैमिली रिलेटिव है जिससे आप टाइम टू टाइम बात करते रहें, जिससे आप शेयर करते रहें कि आप क्या फील कर रहे हैं और वो आपको समझता हो। क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये सिर्फ एक दिन की नहीं होती, ठीक है, पता नहीं कितना टाइम आपको लग जाता है, ठीक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर देखो यार तुमको नहीं पता है, जब तुम एमबीबीएस में आओगे यहाँ आके तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें बहुत पढ़ना है,
10-15 साल पढ़ना है, तब जाके तुम कहीं एक स्टेबल डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बन पाते हो, ठीक है। और तुम्हें नहीं पता यहाँ भी कितना प्रेशर होता है, तो बिल्कुल ये मत सोच लेना कि सिलेक्शन हो जाएगा तो लाइफ सॉर्टेड है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम खुश रहेंगे। कभी भी सक्सेस आपकी खुशी डिटरमाइन नहीं करती है, ठीक है। आप वही करियर अपने लिए चूज़ करें जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो काम करोगे जिसमें तुम खुश भी नहीं हो, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, वो कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल कुछ पा लेना, जो लगता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बेशक तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो मत करना, क्योंकि तुम्हें करना है, तुम्हें उस कोर्स के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है अपनी, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगी कि खुद के बारे में सोचो, ठीक है, खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचो, रेदर देन कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, लोग क्या कह रहे हैं। जो तुम्हें सूट करता है, जो करियर तुम्हें सूट करता है, वो चूज़ करो, ठीक है। और प्रेशर में आकर के प्लीज़ कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि सुसाइड कर लेना या ऐसा कुछ। बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स उन लोगों को बताओ जो आपको लगता है कि आपको समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इट।